हमारे पास एक रिएक्शन है जो कि सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये एक रिएक्शन है और हमसे कहा गया है कि इस रिएक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में लिखकर दिखाओ। ऑफ कोर्स लास्ट क्लास में हम केमिकल इक्वेशन के बारे में जान चुके हैं। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? किसी भी रिएक्शन को लिखने का एक तरीका, शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को शॉर्टली लिखने का जो तरीका होता है उसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। एंड किसी भी रिएक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में लिखते वक्त हम प्लस एंड एरोज का यूज करते हैं। तो हमसे कहा गया है कि इस रिएक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में लिखो। अगर मैं इस रिएक्शन को वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखूं तो फिर मैं इसको किस तरीके से लिखूंगा? सोडियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म्स सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। याद दिलाऊं तो ये हमारा रिएक्टेंट हो गए, तो इनको हम रिएक्टेंट्स बोलेंगे एंड ये हमारे प्रोडक्ट्स हो गए। रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स। लेकिन सर ये तो वर्ड इक्वेशन है। आमतौर पे जब हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं तो उसका मतलब होता है सिंबलिक केमिकल इक्वेशन। अगर सर इसको सिंबलिक केमिकल इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे? Na प्लस HCl फॉर्म्स NaCl प्लस हाइड्रोजन। सर आपको कैसे पता चला कि सोडियम के लिए हम Na लिखेंगे? आपको कैसे पता चला कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए HCl लिखेंगे, सोडियम क्लोराइड के लिए NaCl लिखेंगे एंड हाइड्रोजन गैस के लिए अपन H2 लिखेंगे? तो आज की टोटल क्लास इसी चीज के ऊपर बेस्ड है कि किन एलिमेंट्स, किन मॉलिक्यूल्स का और किन कंपाउंड्स का फॉर्मूला क्या होता है। और इसीलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफी इंटरेस्टिंग क्लास है आज की, और प्लीज ध्यान से चीजों को नोट करते रहें। आई होप कि लास्ट तक आप लोगों को फॉर्मूले वगैरह बनाने आ जाएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विद आवर ओन बेस्ट चैनल। तो टिल डेट अगर हम बात करें तो हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं। उनमें से 20 एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले कि सर ये एलिमेंट्स वगैरह क्यों दिखा रहे हो आप? 1 से लेके 20 एलिमेंट्स को देखकर क्या करेंगे हम? तो यहां से मैं आपको बेसिक तौर पे बताना चाहता हूँ कि हम जो सिंबल्स लिखते हैं वो प्री डिसाइडेड सिंबल्स हैं। मतलब एक मीटिंग है, इस मीटिंग के दौरान हमने डिसाइड करा कि भाई इस एलिमेंट के लिए ये सिंबल यूज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देख रहे हैं, हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसके लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं H। सिमिलरली हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है और इसके लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं He। देखने वाली बात है कि सर दोनों के दोनों H से शुरू होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लेकिन दोनों का सिंबल H नहीं है। एक का सिंबल H है, दूसरे का सिंबल He है। क्यों? उसके पीछे शायद आप कारण समझ सकते हो कि अगर कहीं पर एलिमेंट्स के सिंबल लिखे रहते एंड 2 बार H लिखा रहता तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते कि कौन सा H हाइड्रोजन के लिए एंड कौन सा H हीलियम के लिए। तो इसीलिए जैसा कि मैंने बताया, मीटिंग में डिसाइड हुआ कि भाई किस सिंबल, किस एलिमेंट के लिए क्या सिंबल हम डिसाइड करेंगे। तो उसमें एक पॉइंट रखा गया कि जो भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका नाम एक जैसा ही है और एक ही अल्फाबेट से शुरू हो रहे हैं, तो जो दूसरा एलिमेंट होगा उसके लिए हम लोग एक साथ में स्मॉल लेटर का भी यूज करेंगे।
जैसे कि हीलियम में आप देख रहे हो कैपिटल H एंड साथ में उसके साथ एक स्मॉल लेटर और स्मॉल अल्फाबेट यूज हो रहा है E। तो H और E दोनों मिलकर बता रहे हैं कि भाई मैं हीलियम का सिंबल हूं। इसी तरीके से अगर आप देखोगे बेरिलियम एंड बोरोन को देखो तो B स्टैंड्स फॉर बोरोन जबकि Be स्टैंड्स फॉर बेरिलियम। तो यहां नोट करने वाली बात कौन सी है? नोट करने वाली बात यह है कि अगर बाई चांस आपके पास एक कैपिटल लेटर दिखाई दे रहा है और एक स्मॉल लेटर दिखाई दे रहा है तो फिर आपको ये समझना है कि ये दोनों के दोनों एक ही एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ही एलिमेंट के सिंबल हैं। आपको ऐसा नहीं समझना है कि ये दो अलग अलग एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर बाई चांस आपके पास एक कैपिटल एक स्मॉल के बाद दोबारा एक कैपिटल शुरू हो जाता है तो फिर आप समझ जाओ कि भाई ये दूसरा एलिमेंट है एंड ये एक दूसरा एलिमेंट है। तो एलिमेंट्स के सिंबल, पहली बात जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये कि हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। जिनका सिंबल एक ही हो सकता था तो उसके लिए हमने क्या करा कि अल्फाबेट कैपिटल फर्स्ट लेटर कैपिटल में रहेगा एंड जो सेकंड लेटर होगा वो स्मॉल में होगा। तो स्मॉल से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि ऑल द वे ये कौन सा सिंबल है। तो जैसा कि मैंने बताया Be मतलब बेरिलियम जबकि सिर्फ B मतलब बोरोन। ऐसे ही आप कार्बन कैल्शियम देख सकते हो, सिर्फ कार्बन एंड कैल्शियम भी ही नहीं है, क्लोरीन है, कोबाल्ट है, इस तरीके से बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो सी से शुरू होते हैं लेकिन सबका सिंबल सिर्फ सी नहीं है। किसी के लिए हमने सी रखा, किसी के लिए हमने Ca रखा, किसी के लिए हमने Cl रखा एंड किसी के लिए CO रखा। देखने वाली बात यह है कि जो सेकंड अल्फाबेट है वो स्मॉल है एंड फर्स्ट अल्फाबेट जो है वो कैपिटल है। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, हीलियम एटॉमिक नंबर 2, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10। और इसी तरीके से सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फास्फोरस, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ये हमारे पास 20 एलिमेंट्स है एंड 10th तक, 10th कंप्लीट करने तक आपको ये 20 एलिमेंट्स तो एटलीस्ट बाय हार्ट हो जाने चाहिए। आपको ये 20 एलिमेंट्स विद देयर सिंबल, विद देयर एटॉमिक नंबर, विद देयर एटॉमिक मास, आपको ये 20 के 20 एलिमेंट्स याद हो जाने चाहिए। इसके साथ साथ आपको इनके स्ट्रक्चर भी याद रहने चाहिए। सर यहाँ कुछ बातें हैं जो समझ में नहीं आ रही हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये एटॉमिक नंबर क्या है, दूसरा एटॉमिक मास क्या होता है, तीसरा सर इनके ये जो स्ट्रक्चर दे रखे हैं ये कैसे बनाया हम लोगों ने। अगर आपने 9th थोड़ा केयरफुली पढ़ा हुआ है तो फिर आपको ये चीजें ध्यान में आ रही होंगी, बट स्टिल इन सारे छोटे छोटे डाउट्स को हम पहले यहाँ क्लियर करेंगे ताकि हमारा थोड़ा सा एक अच्छा सा बेस बन जाए, फिर हम लोग फॉर्मूले वगैरह बनाने की कोशिश करेंगे। बट अभी शायद आपको समझ में आ गया होगा कि सोडियम के लिए मैंने Na क्यों लिया था, क्योंकि मुझे पता है सोडियम का जो सिंबल होता है वो Na होता है। तो सर पहला सवाल हमारा एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो एटॉमिक नंबर को अगर हम बोले जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ये और कुछ नहीं होता, ये होता नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स अवेलेबल हैं या कितने प्रोटॉन्स मौजूद हैं वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। सर एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्यों पता करना है, दोबारा एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्यों पता करना है, क्योंकि एटॉमिक नंबर हर एटम का, एक एलिमेंट के हर एटम का लगभग, एक एलिमेंट के हर एटम का हमेशा सेम होता है।
एग्जाम्पल के तौर पे आपके मन में आना चाहिए कि भाई ये एटम है और इस एटम के बारे में हमें कैसे पता चला कि ये एटम जो है वो हाइड्रोजन का ही एटम है। कैसे पता चला? जबकि ये भी एक एटम है और इसके बारे में भी हमें पता चल गया कि ये भी हाइड्रोजन का एटम है। सर पहले वाले केस में तो समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉन हमने देखा है एंड इसी इलेक्ट्रॉन से बता दिया कि ये हाइड्रोजन का एटम है, बट ये कभी जरूरी नहीं है कि हमेशा सही हो। यहां देख सकते हैं आप, यहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है फर्स्ट शेल में, बट स्टिल मैं कह रहा हूं कि हाइड्रोजन का एटम है। कैसे? जरूर सर इसने आधार कार्ड बनवाया होगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। इनकी जो आईडी है वो और कुछ नहीं, इनका एटॉमिक नंबर है एंड वो एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहाँ अवेलेबल होते हैं? तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अवेलेबल होते हैं हमेशा इनके न्यूक्लियस में। तो ये जो सेंटर में आपको दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एंड इसी न्यूक्लियस में हमें एटम का इसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स अवेलेबल होते हैं और उन्हीं प्रोटॉन्स को काउंट करके हम बता दें कि ये जो एटम है ये किस एलिमेंट का एटम है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहां पर काउंट करा। ये काउंट कैसे करते हैं वो अलग टेक्निक है, बट अभी बस ये ध्यान रखना है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं एंड उन्हीं प्रोटॉन्स से हमें पता चलता है कि ये एटम किस चीज का एटम है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहां काउंट करा कि भाई इस वाले एटम के अंदर, एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स 3 है। अब क्योंकि प्रोटॉन्स 3 है तो फिर एटॉमिक नंबर हो गया 3 एंड एटॉमिक नंबर 3, इससे हमें पता चल गया कि ये लिथियम का एटम है। वही जब मैंने इसके प्रोटॉन को काउंट करा, इसके न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स को काउंट करा, तो मुझे पता चला कि इसके न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की संख्या 6 है। और क्योंकि प्रोटॉन्स 6 है तो 6 प्रोटॉन वाले को हमने कहा कि इसका एटॉमिक नंबर 6 है और फिर हमने कहा कि ये जरूर कार्बन का एटम होगा। सर ये चीज तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी बता सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट से, क्योंकि अगर ये कार्बन होगा तो इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंड सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आप 2 + 4 6, यहां से भी तो आप बता सकते हो कि ये कार्बन है। यानी क्योंकि सर प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो हमेशा सेम रहती है। नहीं, हर केसेस में प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा सेम नहीं रहती है। ये जो सिनेरियो है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, ये सिनेरियो वैलिड है ओनली फॉर न्यूट्रल एटम्स। सिर्फ न्यूट्रल एटम्स के लिए ये चीज वैलिड है, जबकि चार्ज्ड एटम्स जिनको हम आयंस कहते हैं उनके लिए ये सिनेरियो वैलिड नहीं है। तो न्यूट्रल एटम्स में क्या होता है कि प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स की जो क्वांटिटी है वो बराबर है। तो अगर आपके पास न्यूट्रल एटम है फिर तो आप आराम से बता सकते हो इलेक्ट्रॉन को काउंट करके भी कि ये किस चीज का एटम है, कौन से एलिमेंट का एटम है। लेकिन अगर आपके पास चार्ज्ड एटम है या फिर कह लो आयन, अगर आपके पास आयन है तो फिर आप नहीं बता पाओगे कि ये किसका आयन है और किसका, किस एटम से, किस एलिमेंट का ये आयन है, ये चीज आप नहीं बता पाएंगे। सवाल आया ऐसा क्यों? क्योंकि चार्ज बनने के लिए, किसी भी एटम को चार्ज होने के लिए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना पॉसिबल जरूरी होता है। एंड इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जरूरी होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जब तक ट्रांसफर नहीं होगा तब तक हमारा एटम चार्ज्ड एटम नहीं बनेगा एंड चार्ज्ड एटम नहीं बनेगा फिर वो कभी भी आयन नहीं बनेगा। सर क्या समझाना चाहते हो आप?
मैं आपको टोटली 2-3 बातें समझाना चाह रहा हूं। पहली बात कि आपको एटॉमिक नंबर जो बोला जाता है वो और कुछ नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। आप हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से ही बताओगे कि ये किस चीज का एटम है। दूसरी बात, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जरूरी नहीं है कि हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हो। न्यूट्रल एटम के केस में प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर होती है, बट चार्ज एटम्स के केस में ये इक्वल नहीं होगी। आइदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। तो सवाल यहां पर है कि हमने सर एटॉमिक नंबर के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही क्यों रखा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं रखा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एटम को छोड़ के जा सकते हैं, बट प्रोटॉन्स एटम को छोड़ के नहीं जा सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन्स बंधे होते हैं विथ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस बेसिक तौर पर अगर हम बात करें तो एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को बांध के रखते हैं। यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन्स का पॉसिबल है एटम को छोड़ के बाहर जाना या फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन्स का अंदर आ पाना, बट प्रोटॉन का पॉसिबल नहीं है। यानी प्रोटॉन्स क्योंकि ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं, तो प्रोटॉन्स हमेशा वैसे ही रहेंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से डिसाइड करते हैं एटॉमिक नंबर। तो पहली चीज हमें पता चला कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। दूसरी चीज, एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास और कुछ नहीं, मास ऑफ एन एटम। इसको ए से, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक मास को जनरली मास नंबर भी कह देते हैं, एंड इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का सहारा लेते हैं। सर एक एटम में 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो एक एटम का मास तो इलेक्ट्रॉन से भी डिसाइड होता होगा, लेकिन आप इलेक्ट्रॉन को नेग्लेक्ट करें, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनका मास नेग्लिजिबल है कंपेयर टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कमरे में जितने भी लोग हैं उन सबका भार बताओ, या फिर इस कमरे में सिर्फ लोग ही मौजूद हैं, साथ में कुछ चींटियां भी मौजूद है, और मैं आपसे पूछूं कि इस कमरे का टोटल मास बताओ, तो ऑफ कोर्स आप सिर्फ लोगों के ही मासेस को कैलकुलेट करोगे, क्योंकि चींटियों का मास जो होगा वो कंपेयर टू आपके मास बहुत ज्यादा ही कम होगा। तो अगर मैं कहता हूं कि टोटल मास 3 लोग हैं एंड तीनों का टोटल मास लगभग 200 और 300 केजी आता है, तो आप बोलोगे कि कमरे का जो टोटल मास है वो 300 केजी है। आपने चींटियों का मास क्यों नहीं काउंट करा? क्योंकि कंपेयर टू मासेस ऑफ ह्यूमंस चींटियों के मास नेग्लिजिबल है, और यही कारण है कि हमने वहां पे चींटियों के मास को कंसिडर नहीं करा। जैसा कि मैंने बताया कि एटॉमिक मास मास ऑफ एटम होता है, एंड एटम के मास में हम लोग प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के ही मास को कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के मास को हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन बहुत ही हल्के होते हैं। ये जो वैल्यू होती है वो यू में निकाली जाती है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली एक प्रोटॉन का मास 1 U होता है एंड एक न्यूट्रॉन का मास भी 1 U होता है। तो अगर आपके पास 11 प्रोटॉन्स हैं एंड 12 न्यूट्रॉन्स हैं, तो जो एटॉमिक मास बनेगा वो बनेगा 23 U। जैसा कि सोडियम के केस को दिखा रहा हूं मैं, सोडियम का सिंबल आपको देखते ही समझ में आ गया होगा, Na। ये दोनों के दोनों लेटर एक ही एलिमेंट को रिप्रेजेंट करें जो कि है सोडियम। नीचे अगर लिखा जा रहा है तो समझ जाना कि हम बात कर रहे हैं उसके एटॉमिक नंबर को, एंड ऊपर लिखा जा रहा है तो समझ जाना कि हम बात कर रहे हैं इसके एटॉमिक मास को। तो आमतौर पर रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो इस तरीके से होती है, एक्स जेड ए, जहां पे एक्स का मतलब है एलिमेंट, यहां पे आप सिंबल ऑफ एलिमेंट यूज करोगे। ए का मतलब एटॉमिक मास एंड जेड का मतलब एटॉमिक नंबर।
दोबारा, एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं, वो एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से क्यों नहीं एटॉमिक नंबर डिसाइड होता है? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कभी चेंज नहीं होंगे। फिर सर, जो एटॉमिक नंबर होता है इसको फाइंड आउट ही क्यों करना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड आउट क्यों करना है? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें आइडेंटिटी बताते हैं किसी भी एटम के लिए। क्योंकि ऑल द वे उनके पास कोई आधार कार्ड, कोई पैन कार्ड, कोई वोटर आईडी नहीं बना पड़ा है। एंड अगर नहीं बना पड़ा है तो फिर हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि ये किस चीज का एटम है? तो उसके लिए हम लोग एटॉमिक नंबर का यूज करते हैं। फिर एटॉमिक मास, किसी भी एटम का मास जो होता है वो एटॉमिक मास होता है। एंड उसको कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की मदद से। एंड इसके लिए मास को केजी वगैरह में नहीं, क्योंकि ऑल द वे एटम्स का मास बहुत ही कम होता है, तो हम इसको यू में मेजर करते हैं। यू और कुछ नहीं, यूनिफाइड मास कहलाता है। तो अगर जैसा कि मैंने बताया यहाँ 23U और कुछ नहीं है, ये मास ऑफ सोडियम एटम है। एंड इसका मतलब ये कि यहाँ पे 11 प्रोटॉन्स हैं एंड साथ में 12 न्यूट्रॉन्स हैं, जो कि मिलकर 23U मास बना रहा है। आगे स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। ऑल द वे हम ऑलरेडी 9th क्लास में स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। यहां बात करूं मैं एक सोडियम को लेकर। बीच में क्या होगा सर? बीच में न्यूक्लियस होगा, फिर होगा फर्स्ट शेल, एंड फिर होगा सेकंड शेल, और ऐसे ऐसे बहुत सारे शेल्स होंगे। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 5 6 7 8, 2 और 8 टोटल हो गए 10। एंड थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ये और कुछ नहीं है, ये है हमारा सोडियम का एटम। तो ये है सोडियम एटम। सर घूम फिर कर बात वहीं पहुंच गई ना। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। आपने 11 इलेक्ट्रॉन्स बनाए हैं, क्योंकि आपने शायद ध्यान नहीं दिया, ये न्यूट्रल एटम है सोडियम का। न्यूट्रल एटम किसी भी चीज का होगा तो उसके अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे जितने की प्रोटॉन्स होंगे। इसका मतलब कि इस न्यूट्रल एटम, सोडियम के इस न्यूट्रल एटम में अगर हम बात करें तो प्रोटॉन कितने? 11। इलेक्ट्रॉन कितने? 11। ओ, यानी यहाँ पे 11 प्रोटॉन्स हैं एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि आपने जो ड्रॉ करा हुआ है वो और कुछ नहीं, एक न्यूट्रल एटम ड्रॉ करा हुआ है सोडियम का। जी, आपको कैसे पता चला कि फर्स्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे? आपको कैसे पता चला कि सेकंड शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे? वैसे तो ये मुद्दा नहीं होना चाहिए, बट स्टिल हमें एक फॉर्मूला बताया गया था, जो कि नील बोर साहब ने बताया था, कि किसी भी शेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो 2n² होता है, जहां पे n और कुछ नहीं है, शेल नंबर है। तो n इक्वल्स टू 1, इसका मतलब ये कि फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इंटू में 1 का स्क्वायर बोले तो 2। फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मैक्सिमम शब्द यूज कर रहा हूं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट और इन अ शेल, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 2n²। तो सेकंड शेल की अगर मैं पूछूं कि सेकंड शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितने की है, तो आप बोलोगे 2 इंटू 2 का स्क्वायर, क्योंकि हम बात करें सेकंड शेल की, तो n के बदले हम लोग 2 लिखेंगे। एंड 2 का स्क्वायर बोले तो 4, एंड 4 2 जा 8। तो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं सेकंड शेल में वो है 8। तो यही कारण है कि फर्स्ट शेल में मैंने 2 ही इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करा था एंड सेकंड शेल में मैंने 8 इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ करा हुआ है। कुल मिलाकर होगा 2 और 8 10, एंड एक इलेक्ट्रॉन जो कि बच गया था, क्योंकि ऑल द वे हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो एक इलेक्ट्रॉन मैंने थर्ड शेल में डाल दिया था। हालांकि मैं बता देना चाहता हूं कि थर्ड शेल की जो कैपेसिटी होती है वो होती है 2 इंटू 3 का स्क्वायर, बोले तो 18 इलेक्ट्रॉन्स को हैंडल करने की।
तो मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स को हैंडल कर सकता है हमारा थर्ड शेल। और ये है हमारा सोडियम का एटम। सर आप सोडियम का एटम क्यों दिखा रहे हो और ये सारी बातें क्यों बता रहे हो? क्योंकि ऑल द वे अगर आपको आगे जाके फॉर्मूले बनाना सीखना है तो आपको आयंस का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एंड उन्हीं आयंस के कॉन्सेप्ट को बताने के लिए मैं आपको यहां पर लेकर आया हूं। मैंने अभी आपको बताया, पहले आपको बताया कि भाई एलिमेंट्स क्या मतलब, एलिमेंट्स के सिंबल्स क्या क्या है। मैंने आपको बताया कि आपको 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट्स को याद करके रखना है विद देयर सिंबल्स, विद देयर एटॉमिक नंबर, विद देयर एटॉमिक मास। सवाल था एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो किसी भी एलिमेंट का जो एटम है उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होंगे वो होगा हमारा एटॉमिक नंबर। वही एटॉमिक मास क्या होता है, उसके एटम का मास जो होगा वो एटॉमिक मास होगा। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन से डिसाइड होता है जबकि एटॉमिक मास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के सम से डिसाइड होता है। एटॉमिक मास को हम U से डिनोट करते हैं जबकि एटॉमिक नंबर एक नंबर है एंड वो सिर्फ नंबर ही लिखा जाता है उसके लिए। फिर मैंने सोडियम का एटम बताया कि भाई सोडियम का एटम ऐसा होता है। सर क्यों बता रहे हो आप, ये सारी चीजें किस लिए? और इसी के लिए आपको समझना है आयंस, क्योंकि ऑल द वे आयंस से ही हमें पता चलेगा कि फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं। सारे फॉर्मूले नहीं बट कुछ फॉर्मूले आप आराम से बता सकते हो अगर आपको आयंस का कॉन्सेप्ट पता हो तो। ऑल द वे 10th लेवल पे आपको आयनिक कंपाउंड्स ज्यादा देखने हैं तो इसीलिए आयंस का कॉन्सेप्ट अभी बता रहा हूं मैं। बट आगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे 10th में भी, फिर 11th 12th में, तो फिर आप कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में भी जानोगे। बट अभी तो एक बार दोबारा ड्रॉ करते हैं सोडियम एंड क्लोरीन के एटम्स को। तो अगर सोडियम का एटम आप देखोगे एंड ये है क्लोरीन, ध्यान रखने वाली बात है कि क्लोरीन का C कैपिटल है एंड L स्मॉल है। स्ट्रक्चर देखें एक बारी। फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड थर्ड शेल 1 इलेक्ट्रॉन। वही क्लोरीन की बात करें, बीच में न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि सेकेंड शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स की होती है तो 8 हो गए। एंड थर्ड शेल 2 3 4 5 6 7, थर्ड शेल 7 इलेक्ट्रॉन। अब आता है यहां कॉन्सेप्ट स्टेबिलिटी का, क्योंकि हर चीज लाइफ में स्टेबल रहना चाहती है एंड स्टेबल रहने के लिए कंडीशन भी तो है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि भाई आपके लिए स्टेबिलिटी का क्या मतलब है, तो मैं बोलूंगा कि जिस दिन मैंने पूरा वर्ल्ड टूर कर लिया उस दिन मैं समझूंगा कि भाई मैं स्टेबल हूं, मेरी लाइफ का एक मकसद पूरा हो गया। इसी तरीके से सोडियम एंड क्लोरीन से अगर आप पूछोगे, एटॉमिक लेवल पे पूछोगे कि भाई एटम्स आपके लिए स्टेबिलिटी का क्या मतलब है, तो लेविस एंड कौशल साहब जो थे उन लोगों ने प्रपोज करा कि एटम्स कभी भी स्टेबल होने के लिए कन्फिग्रेशन लेना चाहते हैं, स्यूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अचीव करना चाहते हैं। सर ये क्या होता है स्यूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन, अभी इतना ध्यान नहीं रखना है बट फिर भी आपको क्या याद रखना है कि स्टेबिलिटी के लिए वो चाहते हैं या तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए या फिर लास्ट शेल, वैलेंस शेल मतलब लास्ट शेल कंप्लीट हो जाए। स्टेबिलिटी के लिए मैंने बताया कि सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए एंड वो कैसे हो पाएगी, या तो ऑक्टेट कंप्लीट होने से। प्लीज ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स किन का, लास्ट शेल का। लास्ट शेल के लिए हम एक शब्द यूज करें वैलेंस शेल।
तो लास्ट शेल का या तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए या लास्ट शेल खुद ही कंप्लीट हो जाए। हमने सोडियम से पूछा, सोडियम के इस एटम से पूछा कि भाई सोडियम क्या आप स्टेबल्ड हो, तो इन्होंने बोला बिल्कुल भी नहीं। मैंने पूछा क्यों, तो इसने बोला कि अगर आप मेरा वैलेंस शेल देखोगे तो वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि स्टेबल होने के लिए या तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वैलेंस शेल में, या मेरा पूरा वैलेंस शेल ही कंप्लीट होना चाहिए। तो मैंने पूछा फिर आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, तो इनका कहना था मेरे पास 3 ऑप्शन है। पहला, या तो कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए, या 17 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाए, या फिर एक इलेक्ट्रॉन जो लास्ट शेल का है वो चला जाए। मैंने पूछा आपके लिए आसान कौन सा है, तो सोडियम ने कहा एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना मेरे लिए बड़ा आसान है। मैं कहा ओके, ध्यान रखना है। फिर वही क्लोरीन से मैंने पूछा कि भाई तुम्हें स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो क्लोरीन ने कहा कि देखो मैं स्टेबल तो नहीं हूं। क्यों नहीं हूं, क्योंकि लास्ट शेल का ना ही ऑक्टेट कंप्लीट है ना ही लास्ट शेल कंप्लीट है। तो क्या किया जाए, या तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाए, या फिर 11 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाए, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया जाए। मैंने पूछा एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने से क्या होगा, इसने कहा 7 ऑलरेडी हैं, एक ऐड हो जाएगा तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ऑक्टेट कंप्लीट लास्ट शेल का, मैं स्टेबल्ड। 11 क्यों, अगर आप 11 ऐड कर दोगे, 7 ऑलरेडी है, 11 और ऐड कर दोगे तो 18, लास्ट शेल कंप्लीट, स्टेबल्ड। 7 हटाना क्यों, तो अगर आप ये लास्ट लास्ट के 7 इलेक्ट्रॉन्स को हटा दो तो फिर इस लास्ट शेल का कोई वजूद नहीं रहेगा, फिर ये सेकंड शेल मेरा लास्ट शेल बन जाएगा जो कि ऑलरेडी कंप्लीट है। तो सोडियम एंड क्लोरीन की कहानियां आप सुन चुके हैं, एंड आपको इतना पता चल चुका है कि दोनों स्टेबल होने के लिए क्या क्या कंडीशन को प्रपोज कर रहे हैं। सोडियम कह रहा है कि 7 इलेक्ट्रॉन या तो ऐड कर दो, क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, 7 और आ जाएंगे तो 8 हो जाएगा, या तो 17 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, क्योंकि एक ऑलरेडी है, 17 और आ जाएंगे तो 18 हो जाएगा, लास्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा। तो या तो ऑक्टेट कंप्लीट कर दो या फिर वैलेंस शेल को कंप्लीट कर दो। एक इलेक्ट्रॉन हटाने से क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन हटेगा जैसे ही, तो लास्ट शेल फिर थर्ड शेल नहीं रहेगा, सेकंड शेल लास्ट शेल हो जाएगा, एंड फाइनली ये स्टेबल हो जाएगा। तो हमने सोडियम एंड क्लोरीन से पूछा क्या किया जाए फिर, तो सोडियम ने कहा मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता हूं, और इस तरीके से सोडियम भी स्टेबल हो गया एंड क्लोरीन भी स्टेबल हो गया, क्योंकि ऑल द वे क्लोरीन के लिए जो इजीएस्ट वन टास्क था वो था एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना। तो क्लोरीन भी स्टेबल, सोडियम भी स्टेबल। सवाल आया कि अब पहले एंड बाद में दोनों चीजों को चेक कर लेते हैं एक बारी। सोडियम में प्रोटॉन्स पहले कितने थे, 11, इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 11.5, लेकिन अब प्रोटॉन्स कितने, 11 ही हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने, 10 हो गए। आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पॉसिबल है, बट प्रोटॉन्स ट्रांसफर नहीं होते इजीली। यही कारण है कि एटॉमिक नंबर के लिए हम लोग प्रोटॉन्स काउंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को काउंट नहीं करते हैं। वही क्लोरीन की बात करें तो पहले इसके पास प्रोटॉन कितने थे, 17, इलेक्ट्रॉन कितने थे, 17, लेकिन अभी प्रोटॉन 17 ही हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18। ये बातें क्यों दिखाया जा रहा है, ताकि आप आयंस का कॉन्सेप्ट समझ सको। इनिशियली ये न्यूट्रल थे, न्यूट्रल क्यों, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। प्रोटॉन उतना ही पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस कर रहा था जितना कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज को प्रोड्यूस कर रहे थे, क्योंकि ऑल द वे दोनों का
चार्ज की वैल्यू सेम रहती है एंड दोनों के चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। एक प्रोटॉन का चार्ज इतना ही होगा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना ही होगा, लेकिन प्रोटॉन का पॉजिटिव होगा जबकि इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होगा। इसका मतलब ये कि वैल्यू वाइज तो ऑल द वे दोनों का सेम है। तो अगर 11 प्रोटॉन्स हैं तो टोटल चार्ज 11 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम पॉजिटिव, जबकि इलेक्ट्रॉन्स की तरफ से अगर हम देखें तो इतना ही चार्ज होगा लेकिन नेगेटिव में। एंड क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर बना दे रहा है जीरो, यही कारण है कि ये एटम पहले न्यूट्रल एटम था लेकिन अब न्यूट्रल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि अगर अब आप नोटिस करोगे तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो 11 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होगा, जबकि नेगेटिव चार्ज की वैल्यू होगी 10 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। आप देख सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज यहां पे डोमिनेट कर रहा है जबकि नेगेटिव चार्ज यहां पे दब रहा है और रिसेस कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जब भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से, तो ओवरऑल आपको देखने को मिलेगा पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम। पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम। तो ये सोडियम क्या बन गया? सोडियम भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके बन गए Na+। अब मैं इसको पॉजिटिवली चार्ज्ड सोडियम एटम बोलूंगा या फिर कटायन बोलूंगा। तो आयन क्या होता है? आयन और कुछ नहीं होता, चार्ज्ड एटम होता है। तो एटम जो चार्ज्ड है वो तो पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है। पॉजिटिवली चार्ज कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन लूज होगा। तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लूज करा जिसकी वजह से नेगेटिविटी कम हो गई एंड ओवरऑल पॉजिटिविटी आपको दिखाई दे रही है। तो वो बन गया पॉजिटिवली चार्ज एटम। तो अब मैं सोडियम के लिए Na ना बोलकर Na+ बोलूंगा। एंड शायद अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि Na+ क्यों बोला मैं, ये बताने के लिए कि भाई ये अब सोडियम नहीं रहा, अब ये पॉजिटिवली चार्ज सोडियम एटम है। एंड 1+ है बाय डिफॉल्ट, यहां हम 1 को मिस करते हैं, बट अगर नहीं लिखा तो आपको 1 समझना है। अगर 2 लिखा होता तो इसका मतलब कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करा है। 3+ लिखा होता तो इसका मतलब कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करा है। तो सोडियम का कॉन्सेप्ट अभी आपको समझ में आ रहा होगा एंड अभी आपको कैटायन का मतलब समझ में आ रहा होगा। पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम को हम कैटायन बोलते हैं एंड किसी भी न्यूट्रल एटम को कैटायन बनने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ता है। हो सकता है उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज करा हो सकता है उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करा हो सकता है उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करा हो। वही क्लोरीन को देखो, प्रोटॉन तो अभी भी उतने ही है, तो पॉजिटिव चार्ज तो अभी भी उतना है लेकिन नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके, अब ये क्लोरीन एटम नहीं, क्लोरीन का न्यूट्रल एटम नहीं है, ये है Cl1-, बोले तो नेगेटिवली चार्ज एटम है एंड नेगेटिवली चार्ज एटम को हम बोलेंगे अनायन। तो पहले क्लोरीन क्या था? पहले ये था न्यूट्रल एटम। आपको कैसे पता चला? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर कह लो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज बराबर था, लेकिन इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद पॉजिटिव चार्ज दब गया एंड नेगेटिव चार्ज की वैल्यू डोमिनेट कर गई, जिसकी वजह से क्लोरीन आपका ओवरऑल नेगेटिवली चार्ज एटम दिखाई देगा। क्लोरीन का ये जो एटम है ये आपको ओवरऑल अगर हम देखें तो नेगेटिवली चार्ज एटम दिखाई देगा। इसका मतलब हम इसको अनायन बोलेंगे। तो नेगेटिवली चार्ज एटम्स को हम क्या बोलते हैं?
तो नेगेटिवली चार्ज एटम्स को हम एनायन बोलते हैं। अनायन बनने के लिए क्या किया है इसने? तो इसने इलेक्ट्रॉन को गेन करा है। तो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन करा, जबकि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लूज करा। लूज करने की वजह से ये बन गया पॉजिटिवली चार्ज एटम, क्लोरीन बन गया आपका नेगेटिवली चार्ज एटम। तो अगर मैं जोड़ कर बताऊं कि कहानी क्या हुई, कहानी ये हुई कि एटम्स हमारे दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक न्यूट्रल फॉर्म में एंड दूसरे चार्ज फॉर्म में। जब ये चार्ज फॉर्म में होते हैं तो इनको हम आयंस बोलते हैं। न्यूट्रल कब होंगे? जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। चार्ज के लिए दो कहानियां हैं, आइदर ये पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है, पॉजिटिवली चार्ज होगा तो कैटायन बोलेंगे, और नेगेटिवली चार्ज हो सकता है, एंड अगर ये नेगेटिवली चार्ज हुआ तो इसको हम अनायन बोलेंगे। कैटायन बनने के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ग्रेटर होने चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और ये कब हो पाएगा? जब इलेक्ट्रॉन लूज हुए हों। जबकि अनायन बनने के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लेसर होने चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, एंड ये कब हो पाएगा? जब इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए हों। जैसा कि मैंने दिखाया था अभी अभी कि सोडियम, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा तो 0 लिखा हुआ है, मतलब न्यूट्रली चार्ज है ये। इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करा, एंड लूज करने के बाद ये क्या बन गया? Na+ बन गया। अच्छा, एक बात बता दूं मैं कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, यानी Na जो है ये दो पार्ट्स में टूट गया है, Na+ में एक इलेक्ट्रॉन और। अब ये एक इलेक्ट्रॉन कहां गया वो हम आगे कहानी में समझ सकते हैं। जबकि क्लोरीन की बात करें, कुछ नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट आपको समझना है कि 0 मतलब न्यूट्रली चार्ज है ये। चार्ज के रूप में कुछ नहीं लिखा, मतलब 0 न्यूट्रल चार्ज है ये। इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन करा था, एंड गेन करने की वजह से ये बन गया था Cl1-। तो 1+ और 1-। इसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि Cl में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो ये क्या बन गया? Cl- बन गया। ये कहानी सिर्फ सोडियम एंड क्लोरीन पे ही नहीं है, यानी सिर्फ सोडियम एंड क्लोरीन ही आयंस के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होते। लगभग बहुत सारे ऐसे एलिमेंट के एटम्स हैं जो कि आयंस में कन्वर्ट हो सकते हैं। सर आप क्यों बता रहे हो कि आयंस में कन्वर्ट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? क्योंकि आयंस में कन्वर्ट होने की वजह से ही वो बॉन्ड्स बनाते हैं और जुड़ते हैं। जैसे कि सोडियम पॉजिटिव हो गया था, क्लोरीन नेगेटिव हो गया था, एंड ये फाइनली एक साथ जुड़ के इन्होंने NaCl बना लिया, NaCl बन गया। तो ये जो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला मैंने NaCl लिखा था वो इसीलिए लिखा था क्योंकि मुझे अंदर में पता था कि क्या कहानी हो रही है, कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, क्लोरीन एक उसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले रहा है, सोडियम पॉजिटिवली चार्ज बन जा रहा है, क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज बन जा रहा है, एंड फाइनली पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये दोनों अट्रैक्ट होने की वजह से ये दोनों एटम्स एक साथ जुड़ जा रहे हैं, एंड जुड़कर बना ले रहे हैं सोडियम क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल। ये तो एक एटम सोडियम का, एक एटम क्लोरीन का। अब सिंपल सी बात है, जो आप सैंपल ले रहे हो उसमें एक ही सोडियम का एटम थोड़ी ना होगा, बहुत सारे सोडियम के एटम होंगे, बहुत सारे क्लोरीन के एटम्स होंगे, और इस तरीके से बहुत सारे सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई देंगे। सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स ऐसे बहुत सारे दिखाई देंगे। बट कहानी ऑल द वे मैंने जैसा कि बताया, एक ही मॉलिक्यूल से हमें फॉर्मूला पता चल जाएगा। पता भी चल गया सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है। इसी तरीके से अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करता हूं, तो एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे, उसका एटॉमिक नंबर है 13। स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 3 4 5 6 7 8, एंड थर्ड शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स।
मैंने एल्यूमिनियम से पूछा भाई आप स्टेबल हो, इसने बोला बिल्कुल भी नहीं। मैंने पूछा क्यों, तो इसने कहा स्टेबिलिटी के लिए या तो लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या फिर लास्ट शेल कंप्लीट होना चाहिए। लास्ट शेल, बैलेंस शेल, दोनों एक ही है। हम देख रहे हैं कि इसके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, इट मींस ये स्टेबल नहीं है। और क्योंकि ये स्टेबल नहीं है तो हमने पूछा भाई स्टेबिलिटी के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो इसने बोला कि या तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करा दो कहीं से या फिर 15 इलेक्ट्रॉन ऐड करा दो। हमने पूछा भाई 5 का तो कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि 5 इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की वजह से ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, आप स्टेबल हो जाओगे। ये 15 का क्या कहानी है, तो इसने कहा भाई जैसे ही 15 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, मेरा जो लास्ट शेल है जो कि थर्ड है, इसकी कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन्स की है, तो 15 इलेक्ट्रॉन जैसे ही ऐड करोगे 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, मैं स्टेबल हो जाऊंगा। अच्छा, मैंने कहा और कोई ऑप्शन, इसने कहा हाँ तीसरा ऑप्शन भी है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दो। 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने से क्या होगा, जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव होंगे वैसे ही हमारा सेकंड शेल हो जाएगा मेन लास्ट शेल, एंड ये सेकंड शेल ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तो फिर एल्यूमिनियम जो है ये स्टेबल हो जाएगा। हमने पूछा आपके लिए इजी है, तो इसने कहा मेरे लिए इजी है 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना। तो मैंने कहा अच्छा, यानी एल्यूमिनियम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके ये बन जाता है Al3+। ये इसका आयनिक फॉर्म है एंड ये इसका न्यूट्रल स्ट्रक्चर है। तो आयनिक फॉर्म Al3+। अब सवाल आया कि ये 3 इलेक्ट्रॉन किसको देगा, तो ये या तो उसको दे सकता है जिसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सर क्या ये क्लोरीन को दे पाएगा, हाँ दे सकता है, लेकिन उसके लिए एक एल्यूमिनियम के एटम के लिए 3 क्लोरीन एटम होने चाहिए, क्योंकि ऑल द वे क्लोरीन को तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया एंड एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो एक एल्यूमिनियम अटैच होगा 3 क्लोरीन के एटम से, और इस तरीके से फॉर्मूला बनेगा AlCl3। तो एक एल्यूमिनियम, 3 क्लोरीन, और कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो AlCl3 बोले तो ये 4 एटम्स का एक मॉलिक्यूल आपको हमेशा दिखाई देगा। तो ऐसे एक ही मॉलिक्यूल होंगे नहीं सर, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन एक मॉलिक्यूल से फॉर्मूला हमें मिल जाएगा जो कि है AlCl3। सर आप क्या बताना चाह रहे हो, बेसिक तौर पे मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये फॉर्मूले बनते कैसे हैं, एंड ये फॉर्मूले जो मॉलिक्यूल बनते हैं जिनसे हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं, ये मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं। तो सर ये पूरा का पूरा अगर मुझसे बोला जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाओ, तो उसके लिए मुझे पूरा स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा क्या, पूरा प्रोसेस याद रखना पड़ेगा क्या, नहीं। इसके लिए हमारे पास अगर आयनिक फॉर्म होंगे तो फिर हम आसानी से चीजों को कर सकते हैं। इसीलिए मैंने पहले बताया कि आयंस कैसे बनाते हैं या आयंस का कॉन्सेप्ट क्या है। तो सर आयंस क्या होते हैं, आयंस और कुछ नहीं होते, चार्ज एटम्स होते हैं, एंड चार्ज एटम्स आइदर वो पॉजिटिवली चार्ज हो सकते हैं और नेगेटिवली चार्ज। अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो उसको हम कैटायन बोलेंगे, नेगेटिवली चार्ज है तो उसको अनायन बोलेंगे। कैटायन बनने के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होने चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से, और ये कब पॉसिबल होगा, जब इलेक्ट्रॉन लूज हुआ होगा। वही अनायन बनने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, जिससे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे। ये बातें हमें पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ जब आप 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स के ये स्ट्रक्चर याद कर रहे होंगे, तो आपको पोटेशियम एंड कैल्शियम के जो एटम्स हैं या उनका स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा आपको डिफरेंट दिखाई देगा। अब मैं बात करूं कॉन्फ़िगरेशन की, यहां पे आप देख सकते हो फर्स्ट शेल की अगर हम बात करें तो फर्स्ट शेल को हम के बोलते हैं। तो एल्यूमिनियम का अगर केस उठाएं तो इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, एंड एम शेल मतलब थर्ड शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। इसको आप 2,8,3 भी लिख सकते हो। तो ये बता रहा है कि के शेल मतलब फर्स्ट शेल, नाम के से ही शुरू होता है। तो फर्स्ट शेल में 2, एल शेल में मतलब सेकंड शेल में 8,
एंड थर्ड शेल में 3 है एल्यूमिनियम का। सोडियम का याद दिलाऊं मैं तो इसका कन्फिग्रेशन था 281। फर्स्ट शेल में 2 थे, सेकंड में 8 हो गए एंड थर्ड में 1 हो गया, 281 कन्फिग्रेशन था। ध्यान रखने वाली बात है, कैल्शियम एंड पोटेशियम के लिए जो कन्फिग्रेशन होता है वो होता है 2881 एंड पोटेशियम के लिए होता है 2881 एंड कैल्शियम के लिए होता है 2882। बहुत सारे बच्चे पूछते भी हैं कि सर कॉन्फ़िगरेशन ये होना चाहिए 289, क्योंकि थर्ड शेल की कैपेसिटी है 9 इलेक्ट्रॉन्स को रखने की, ये 2881 कैसे हो जाता है। वही कैल्शियम की बात करें तो 2810 होना चाहिए, लेकिन ये ना हो के 2882 कैसे हो जाता है। तो ये अभी का मुद्दा नहीं है, अभी सिर्फ आपको याद रखना है कि पोटेशियम के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2881 है, और यही कारण है कि पोटेशियम एक लास्ट सेल के एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके K+ बना लेता है खुद को, जबकि कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके Ca2+ बना लेता है। ये होता है। क्यों होता है सर? ये हमें 11th में समझ में आएगा, जब हम ऑर्बो प्रिंसिपल वगैरह पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि क्यों ऐसा होता है कि कैल्शियम के लास्ट शेल में 10 इलेक्ट्रॉन ना होके 8 एंड 2 में विभाजन हो गया। तो 8 थर्ड शेल में आ गए एंड फोर्थ शेल में 2 इलेक्ट्रॉन क्यों चले गए, वो हमें 11th में समझ में आएगा, बट अभी के लिए बस याद रखना है ऐसा। तो ऑल द वे मैंने आपको बताया कि भाई किसी भी एलिमेंट का सिंबल क्या है, हमको 20 तक के एलिमेंट जो है उनके सिंबल्स याद रखना है। कैसे पता करेंगे हम कि ये जो लिखा हुआ है वो किस एलिमेंट के लिए है? तो आपको देखना है, अगर एक कैपिटल लेटर है एंड उसके साथ में एक स्मॉल लेटर है तो एक ही एलिमेंट की बात कर रहा है, लेकिन 2 कैपिटल लेटर एक साथ लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं HO, तो समझ जाना है कि ये 2 अलग अलग एलिमेंट है। H यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए है, जबकि O यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए, एग्जाम्पल के तौर पे CO2। तो आपको इसको कोबाल्ट ना समझ के आपको कार्बन डाइऑक्साइड क्यों समझना है, क्योंकि C कैपिटल है, O भी कैपिटल है, एंड अगर ये दोनों कैपिटल है तो आपको ये समझ लेना है कि ये दोनों के दोनों अलग अलग चीजों के लिए है। दोनों कैपिटल है इसलिए आपको समझना है कि दोनों अलग अलग चीजों के लिए, C यहाँ कार्बन के लिए जबकि O यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो आई होप अभी आपको सिंबल्स का थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा। फिर आपको मैंने फॉर्मूले बनाना भी सिखाया। हाँ, मैंने एक बात और बोला है कि फॉर्मूला बनाने के लिए आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ आयंस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता हो तो उससे हम लोग फॉर्मूले बना सकते हैं। कैसे? पहले तो ये कुछ आयंस हैं जो कि क्लास 9th के बुक में है, एंड इन आयंस को हमें ध्यान रखना है। जैसा कि मैंने बताया था, अभी देखो कि सोडियम का जो आयनिक फॉर्म होता है वो Na+ होता है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। वही क्लोरीन का देखो, अगर आप देख रहे हो क्लोराइड बन जाता है, ये Cl- होता है, माइनस मतलब -1। तो अभी आपको शायद समझ में आ रहा हो कि ये आयंस क्या बताना चाह रहे हैं। तो Na+ बता रहा है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, K+ बता रहा है कि ये भी एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, Ag+ एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। यहाँ जो 1 लिखा हुआ है ये हमें बता रहा है कि यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, इसीलिए कॉपर के लिए आयनिक फॉर्म हो गया Cu+, जबकि मैग्नीशियम के लिए Mg2+ हो गया, कैल्शियम के लिए Ca2+ हो गया, मैंने अभी बताया भी था, जिंक के लिए Zn2+, आयरन के लिए Fe2+, कॉपर के लिए Cu2+। ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे 1 था तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, आयनिक फॉर्म Cu+ था। यहाँ 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है एंड यहाँ पे Cu2+ है। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे एटम्स में ये खूबी होती है, बहुत सारे एलिमेंट्स के अंदर एक खूबी है कि वो स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को भी लूज और गेन कर सकते हैं, 2 को भी कर सकते हैं, यानी मल्टीपल ट्रांसफर्स कर सकते हैं। तो वो Cu+ भी बन सकता है एंड Cu2+ भी बन सकता है। इसी तरीके से आयरन को देखो, Fe2+ भी बन सकता है एंड Fe3+ भी बन सकता है, एंड एल्यूमिनियम का तो भी मैंने बताया भी था, Al3+।
सिमिलरली आप हाइड्रोजन को देखोगे तो वो इवन एक इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है। तो लूज करेगा तो H प्लस बन जाएगा, गेन करेगा तो H माइनस बन जाएगा। ब्रोमाइड हो गया, आयोडाइड हो गया, ऑक्साइड, ऑक्सीजन का अगर आप केस देखोगे तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करना पसंद करता है, क्योंकि ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2 6, क्योंकि ऑल द वे एटम्स चेक करोगे तो 8 है, सॉरी प्रोटॉन्स चेक करोगे तो 8 है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी 8 होंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,6। लास्ट शेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या करेगा, या तो 6 को लूज कर ले या 2 को गेन कर ले। सेकंड शेल लास्ट शेल है इसका, एंड सेकंड शेल की कैपेसिटी 8 की होती है, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 8 हो जाएगा, 6 को लूज करेगा तो फर्स्ट शेल लास्ट शेल बन जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन से पूछोगे कि क्या करना पसंद है भाई तेरे को, तो ये बोलेगा 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करूंगा, अपना काम हो जाएगा। तो ऑक्सीजन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके O2 माइनस बन जाता है। तो यही चीज यहाँ पे दिखा रहा है, एंड O2 माइनस को हम ऑक्साइड बोलेंगे, ऑक्सीजन नहीं बोलेंगे। ऑक्सीजन मतलब न्यूट्रल, लेकिन जैसे मैंने आयन के फॉर्म में लिखा, तो फिर हम उसको जितने भी नेगेटिवली चार्ज होते हैं उनको आमतौर पे आइड लगा देते हैं गैसेस के केस में। तो हाइड्राइड हो गया, क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, आयोडाइड हो गया, ऑक्साइड हो गया, नाइट्राइड हो गया। तो ये चीजें हमें थोड़ा समझ में आना चाहिए। नाइट्राइड N3 माइनस हो गया। अमोनियम, अच्छा यहाँ देखो ये पॉली एटॉमिक आयंस हैं, एंड पॉली एटॉमिक नाम से ही पता चल रहा है ऐसे आयन जिनमें एक से ज्यादा एटम्स हों। एग्जाम्पल के तौर पे अमोनियम, इसका है NH4 प्लस। इसका मतलब क्या कि ये 5 एटम से मिलकर बना है। एक नाइट्रोजन का एटम एंड 4 हाइड्रोजन का एटम, टोटल 5 एटम्स मिलके इस आयन को बना रहे हैं। ये एक पॉली एटॉमिक आयन है। हाइड्रो ऑक्साइड, ये एक पॉली एटॉमिक आयन है, OH माइनस, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, देखो दोनों कैपिटल में है, दो अलग अलग एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करें। O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन, H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन। NO3 माइनस, शायद अब ये बात नहीं समझाना चाहिए मुझे कि दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं। N नाइट्रोजन के लिए कुछ नहीं लिखा तो 1 है, एक नाइट्रोजन तो है ही, 3 ऑक्सीजन है, टोटल मिलकर 4 एटम्स हैं यहाँ पे, एंड 4 एटम्स मतलब पॉली एटॉमिक, और क्योंकि ये चार्ज्ड है तो आयन हो गया, पॉली एटॉमिक आयन हो गया ये। हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये एक साथ लिखा हुआ, बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, यहाँ हाइड्रोजन कहाँ, इसका कोई फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ है। तो बेसिक तौर पे ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है, HCO3 माइनस, कार्बोनेट CO3 2 माइनस, सल्फाइट SO3 2 माइनस, सल्फेट SO4 2 माइनस। आप देख सकते हो सल्फाइट एंड सल्फेट अंदर है ना, सल्फाइट में SO3 है जबकि सल्फेट में SO4 2 माइनस है। तो यहां ध्यान रखना है ये 4 है ये 3 है, तो सल्फाइट सल्फेट पॉली एटॉमिक है ये भी, क्योंकि सल्फर का एक एटम एंड ऑक्सीजन के 4 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। सल्फाइट में 3 होते हैं, तो टोटल हो गए 4 एटम्स, एंड सल्फेट में 4 ऑक्सीजन के एटम हुए तो टोटल हो गया 5 एटम्स। तो ये भी पॉली एटॉमिक हो गया। फॉस्फेट को देखें अगर हम, PO4 3 माइनस, तो आप देख रहे हो एक फॉस्फोरस 4 ऑक्सीजन, टोटल हो गए सर 5 एटम्स, एक फॉस्फोरस का एंड 4 ऑक्सीजन का, 5 एटम्स हो गए एंड चार्ज लगा हुआ 3 माइनस। सर ये आयन तो है, कैसा आयन है, पॉली एटॉमिक आयन है। तो ये कुछ कॉमन आयन्स हैं जो कि आपको ध्यान रहना चाहिए, एंड इन्हीं आयन्स की मदद से हम लोग बनाते हैं फॉर्मूले, एंड फॉर्मूला अगर बनाना सीखना है तो फिर हमें इन आयन्स का ध्यान रखना पड़ेगा। पहले हम छोटे छोटे फॉर्मूले बनाएंगे एक मेथड से जिसको हम लोग कहते हैं क्रिस क्रॉस मेथड, एंड इन्हीं क्रिस क्रॉस मेथड्स की मदद से हम लोग कुछ फॉर्मूले बना के दिखाएंगे। जैसे कि हमारे पास एक फॉर्मूला है हाइड्रोजन क्लोराइड का, एंड इसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोजन का आयनिक फॉर्म H प्लस हो गया, क्लोराइड के लिए हो गया Cl1 माइनस, इसके लिए हो गया 1 प्लस। प्लीज मैं बता देना चाहता हूं थोड़ा सा कि ये कुछ नहीं लिखा हुआ है तो फिर वो प्लस है, मतलब अगर प्लस के आगे कुछ नहीं लिखा है तो 1 है,
अगर 2 लिखा होगा तो 2 होगा ही होगा, बट अगर कुछ नहीं लिखा है तो 1 है। इसी तरीके से माइनस का कुछ नहीं लिखा है तो 1 है। फिर फॉर्मूला बनाने के लिए हम करेंगे क्या कि ये जो नंबर है इस नंबर को एक दूसरे के नीचे ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हो गया H1Cl1, और क्योंकि मैंने जैसा कि पहले भी बताया हुआ है कि बाय डिफॉल्ट 1 होता है तो फॉर्मूला बन गया HCl। ये है हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला। इसी तरीके से आपसे किसी ने बोला कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाओ, तो कैल्शियम क्लोराइड के लिए आयनिक फॉर्म चाहिए हमें कैल्शियम का, जो कि Ca2+ है। क्लोराइड का Cl1- है। इसके 2 को इसके नीचे भेजो, इसके 1 को इसके नीचे भेजो, Ca1Cl2, फॉर्मूला बन गया CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। तीसरा फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्साइड, एंड यहाँ पे हमें थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम के लिए Ca2+, ऑक्साइड के लिए O2-। जब भी अगर आयंस कट सकते हो तो काटो। फिर जैसे 2 से 2 कट सकता है तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो आपको ट्रांसफर 1 करना है। तो Ca1O1 फॉर्मूला बन गया CaO कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम का फॉर्मूला। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, तो Ca2+ OH1- कुछ नहीं है तो 1 है। इस 2 को इनके नीचे एंड इस 1 को इसके नीचे, तो Ca1OH ब्रैकेट लगाने के बाद 2, क्योंकि ऑल द वे जो 2 जा रहा है वो O के लिए भी जा रहा है एंड H के लिए भी जा रहा है, तो फिर ब्रैकेट के बाहर हम लोग 2 लगाएंगे, तो फॉर्मूला बन गया CaOH होल ट्वाइस। अभी शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला जब लिखा था, स्लेक लाइम का फॉर्मूला, तो वो ये लिखा था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरीके से आप चाहें तो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, जिनके भी फॉर्मूले हैं वो आप बना सकते हैं। मैं एक फॉर्मूला बना रहा हूं अमोनियम फॉस्फेट का, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो है वो पॉली एटॉमिक आयंस है। NH4 प्लस प्लस मतलब 1 है यहाँ पे, एंड PO4 3-। अब सिंपल सी बात है, ये जो 3 है वो इसके लिए आएगा एंड इसका जो 1 है वो इसके लिए आएगा, तो क्या बन गया NH4 3 PO4 1। एंड प्लीज 1 लिखो ना लिखो, ये बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है। NH4 3 PO4, ये हो गया हमारा अमोनियम फॉस्फेट। इसी तरीके से आप और भी फॉर्मूले बना सकते हैं, जैसे कि आप बना सकते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड, जो कि मैंने बताया था, तो मैंने वहां पे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर से समझाया था कि फॉर्मूला कैसे बनेगा, बट आप इस क्रिस क्रॉस मेथड को यूज करके, दोबारा मेथड का नाम क्या है, क्रिस क्रॉस मेथड, एंड इस मेथड को यूज करके आप फॉर्मूला बना सकते हैं इवन एल्यूमिनियम क्लोराइड का भी, Al3+ Cl1-, एंड ये 3 इसके नीचे, ये 1 इसके नीचे, फॉर्मूला बन गया Al1Cl3 AlCl3। इस टेक्निक के, इस मेथड के कुछ लिमिटेशंस हैं एंड इन लिमिटेशंस को अभी डिस्कस नहीं करेंगे। अभी तो बस हमारा मेन मोटो है कि हम कुछ फॉर्मूले बनाना सीख जाए, और यही कारण है कि मैं अभी पूरा डिटेल में इस मेथड के बारे में, कोई लॉजिक क्या है वो सब नहीं समझा रहा हूँ, लेकिन लॉजिक वगैरह सब समझाऊंगा जब हम लोग चैप्टर 3 पढ़ रहे होंगे। एंड चैप्टर 3 चैप्टर 4 पढ़ते वक्त हम बहुत सारी छोटी छोटी बातों को समझेंगे, वहां पे कुछ लिमिटेशंस भी दिखाई दे जाएंगी। बट अभी कुछ फॉर्मूले ही तो पहले बनाना तो सीखे हम, उसके बाद तो गाड़ी चलेगी। तो पहले इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ इस मेथड को यूज करके कुछ फॉर्मूलों को डिजाइन करना और ड्रॉ करना और बनाना सीख रहे हैं, बस और कुछ नहीं। फिर हमारे पास एक फॉर्मूला है, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अगर हम देखें तो Al3+O2-, तो इसका 3 इसके नीचे, इसका 2 इसके नीचे, फॉर्मूला बन गया Al2O3। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कितने एटम्स हैं, तो फिर आप क्या बोलोगे?
तो आप बोलोगे भैया इसमें 5 एटम्स हैं। कैसे? 2 एल्यूमिनियम के एटम है, 3 ऑक्सीजन के एटम है, टोटल 5 एटम्स हैं ये। तो नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं वो उसकी कहलाती है एटॉमिसिटी। तो इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी? 5 होगी। वहीं अगर मैं यहां पूछूं एटॉमिसिटी क्या है, तो आप बोलोगे एटॉमिसिटी का मतलब नंबर ऑफ एटम्स। तो एक एल्यूमिनियम का है, 3 क्लोरीन का है, टोटल हो गया 4। तो इसकी एटॉमिसिटी है 4। वही अगर मैं आपसे पूछूं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसकी एटॉमिसिटी क्या है? तो उसके लिए पहले फॉर्मूला बनाते हैं। सोडियम के लिए Na+, हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए HCO3 1-, भाई कुछ नहीं है तो 1 है, ये 1 इसके नीचे, ये 1 इसके नीचे, ये बन गया Na1 HCO3, ये पूरे के लिए आएगा 1। अब 1 लिखो ना लिखो, अंडरस्टूड है। तो सोडियम का 1, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 1, 3 ऑक्सीजन के हैं, तो 3 1 4 1 5 एंड 1 6। तो इसकी एटॉमिसिटी हो गई 6। तो आपने एटॉमिसिटी भी बता दिया इस तरीके से। एक अच्छा सा फॉर्मूला बनाते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम कार्बोनेट का। एल्यूमिनियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम के लिए Al3+, कार्बोनेट के लिए CO3 2-। ओके, अब ये देखो आयंस कट तो सकते नहीं है, और अगर नहीं कट सकते हैं तो फिर हम क्या करेंगे कि इनको ट्रांसफर करेंगे। तो 3 इसके नीचे एंड 2 इसके नीचे, तो क्या बन गया Al2 CO3 3। अब सवाल है इसकी एटॉमिसिटी क्या है? सर एल्यूमिनियम के तो 2 हैं, ठीक है, प्लस ये जो 3 है वो दोनों के लिए। तो कार्बन के पास अंदर में तो 1 है, तो 3 बन जा 3, तो 3 कार्बन प्लस में 3 3 9, 9 ऑक्सीजन, टोटल हो गया 9 3 12 2 14। 14 एटम्स मिलके बनाएंगे Al2CO3 होल थ्राइस। इसका मतलब यहाँ पे टोटल एटॉमिसिटी जो है वो है 14। तो अभी हमने कुछ फॉर्मूले बनाए। अच्छा, मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि इसको हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं। ये है बेकिंग सोडा। और इसी तरीके से हमने कुछ फॉर्मूले बनाए। एक और फॉर्मूले की डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम के लिए Na+, कार्बोनेट है CO3 2-। भाई ये कैपिटल है, ये स्मॉल नहीं है। 1 इसके नीचे, 2 इसके नीचे, फॉर्मूला बन गया Na2CO3 1। अब 1 लिखो ना लिखो बात की फर्क पड़ना भाई। तो ये हो गया सोडियम कार्बोनेट, एंड इसी से हम लोग वॉशिंग सोडा बनाते हैं। तो आमतौर पे लोग बोल देते हैं ये वॉशिंग सोडा है, बट नहीं, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी होता है, तब जाके वॉशिंग सोडा बनेगा ये। बट अभी इसको आप वॉशिंग सोडा बोल दो, कोई इशू नहीं है। बट जो मेरा मुद्दा है वो है एटॉमिसिटी को लेकर। एंड एटॉमिसिटी क्या होगी? 2 + 1 + 3, 2 सोडियम का, 1 कार्बन का, 3 ऑक्सीजन के एटम्स है, 2 1 3 3 6, टोटल 6 एटम्स मिलके सोडियम कार्बोनेट का एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला मिल गया, सबका मिल जाएगा और क्या। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मूले बनाते हैं। एंड आई होप अभी आप लोगों को थोड़ा सा आयंस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, आप लोगों को बाकी सारी चीजें समझ में आई होंगी, एंड इवन आपको एटॉमिसिटी का भी कॉन्सेप्ट अभी समझ में आ गया होगा कि एटॉमिसिटी क्या होती है। तो एटॉमिसिटी और कुछ नहीं होती, नंबर ऑफ एटम्स को हम इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं उसको हम एटॉमिसिटी कहते हैं। और इस तरीके से आप क्या करेंगे कि आप बहुत सारे फॉर्मूलों को ट्राई करेंगे, जब ट्राई करेंगे तभी बातें समझ में आएंगी, एंड जो चीजें नहीं समझ में आएंगी आप उनको कमेंट्स में डालो। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें क्या क्या चीजें अभी तक हमने पढ़ लिया है, तो हमने फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज के बारे में जाना, केमिकल रिएक्शन के बारे में जाना, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में जाना, और इसमें हमने
रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद केमिकल इक्वेशन के बारे में जाना। दो तरह के केमिकल इक्वेशंस हैं, वर्ड एंड सिंबलिक। और फिर सिंबल्स के लिए एक चैलेंज था जो कि था फॉर्मूला वगैरह याद नहीं होना, तो फिर हम सिंबल्स को पहले समझा हमने कि कुछ एलिमेंट्स। अभी तो हम ऑफ कोर्स सारे के सारे एलिमेंट्स के सिंबल याद नहीं कर पाएंगे, टोटल 20 कम से कम याद होने चाहिए। और फिर धीरे धीरे आने वाले कुछ सिंबल्स को आप धीरे धीरे खुद भी याद कर लोगे। बार बार जब हम इक्वेशंस बनाएंगे, फॉर्मूले बनाएंगे, तो आप फिर वो याद हो ही जाएंगे। बट अभी जितना टास्क है, जैसे आयन जो थे, जो कॉमन आयन्स थे, वो आपको याद होने चाहिए। जो एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर 20 तक, उनके सिंबल्स आपको याद होने चाहिए, स्ट्रक्चर याद होने चाहिए, नंबर याद होने चाहिए उनके, एंड मासेस याद होने चाहिए। और इस तरीके से हमने कुछ फॉर्मूले वगैरह ड्रॉ करना सीखा। आगे हम रिएक्शंस के बारे में सीखेंगे, इक्वेशंस के बारे में सीखेंगे, और फिर उसी से आगे चीजों को बढ़ाएंगे। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कुछ भी डाउट हो कमेंट करें, एंड कुछ भी सजेशन हो वो भी आप कमेंट करें। और तब तक के लिए देखते रहें प्रबोधनम। थैंक यू।